हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बायोकेमिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। सो न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड हमारा न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मूला की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू, उसमें क्या क्या होता है, पेंटोज शुगर होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है और नाइट्रोजनस बेस होता है। ऑन द बेसिस ऑफ, अब हम नाइट्रोजनस बेस की बात कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे नाइट्रोजनस बेस को मेनली दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन। ये रहा प्यूरिन और ये है पायरिमिडीन। अब ये देख सकते हैं कि प्यूरिन में हमारा दो रिंग का स्ट्रक्चर है और पायरिमिडीन में सिंगल रिंग का स्ट्रक्चर होता है। प्यूरिन कंसिस्ट ऑफ टू रिंग्स, दैट इज वन पायरिमिडीन रिंग एंड वन इमिडाजोल रिंग। एग्जाम्पल में आता है एडेनिन एंड गुआनिन। ठीक है, अब जैसे कि आप हम मेनली 5 नाइट्रोजनस बेस पढ़ते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। सो एडेनिन और गुआनिन प्यूरिन होता है, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल ये पायरिमिडीन होता है। स्ट्रक्चर याद करना है आपको एडेनिन का, ये देख लीजिए दो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पायरिमिडीन। पायरिमिडीन कंसिस्ट ऑफ वन पायरिमिडीन रिंग, सिर्फ एक सिंगल रिंग है पायरिमिडीन रिंग, और प्यूरिन में दो रिंग था, एक पायरिमिडीन रिंग था, एक इमिडाजोल रिंग था। ठीक है, आपको नंबरिंग का भी ध्यान देना है इसमें कि जो हमारा प्यूरिन होता है, प्यूरिन्स, इसका नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। उसके बाद जब आप नेक्स्ट रिंग पे शिफ्ट करेंगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, वही पायरिमिडीन की बात करें तो इसमें जो नंबरिंग है ये क्लॉकवाइज है। या अभी ध्यान ये भी रखना है कि पायरिमिडीन में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है नंबरिंग और प्यूरिन में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, स्ट्रक्चर आप याद कर लीजिएगा एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल का। अब एक ट्रिक ये है कि एडेनिन और गुआनिन में दोनों में जो सबसे टॉप वाला कार्बन होता है उस पर NH2 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नाइट्रोजनस बेस फाउंड इन न्यूक्लियोटाइड्स आर अरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। टॉटोमेरिक फॉर्म्स ऑफ प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स की बात करते हैं। जो हमारा प्यूरिन्स और पायरिमिडीन है वो हमारा टॉटोमेरिज्म भी शो कर सकता है। हमारे 5 नाइट्रोजनस बेस है, उनमें से एडेनिन को छोड़कर बाकी जितने भी नाइट्रोजनस बेस है वो हमारा टॉटोमेरिक फॉर्म शो करेंगे। देखिए, तो ये हमारा स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप। एडेनिन में कीटोन ग्रुप कहीं भी नहीं दिख रहा आपको, C डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा, लेकिन गुआनिन में है, साइटोसिन में है, थाइमिन में दो जगह है, यूरेसिल में भी है। तो जहाँ पर कीटोन ग्रुप है वो हमारा कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो करेगा, यानी कि ये 4 तो करेंगे लेकिन एडेनिन नहीं करेगा। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ मॉलिक्यूल इन अ कीटो एंड इनॉल फॉर्म इज नोन एज टॉटोमेरिज्म। कीटो फॉर्म को हम लोग यहाँ पर लैक्टम फॉर्म भी बोल रहे हैं और इनॉल फॉर्म को लैक्टिम फॉर्म भी बोल रहे हैं। द हेट्रोसाइक्लिक रिंग ऑफ प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स विथ ऑक्सो फंक्शनल ग्रुप एक्सिबिट टॉटोमेरिज्म, यानी कि वो फंक्शनल ग्रुप, वो नाइट्रोजनस बेस जिसके पास ये फंक्शनल ग्रुप है कीटोन का, वो हमारा फंक्शनल टॉटोमेरिज्म शो करेगा। कैसे करेगा? जिसके पास C डबल बॉन्ड O है, साथ में नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन अपने हाइड्रोजन को शिफ्ट कर देगा ऑक्सीजन के पास और यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। इस तरीके से कुछ ध्यान रखिएगा। एडेनिन डू नॉट एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म while other bases do exhibit. At physiological pH, the lactam, that is keto form, is predominantly present. साइटोसिन के अंदर टॉटोमेरिज्म की बात करते हैं। ये साइटोसिन का स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं यहाँ पर इस कार्बन पर C डबल बॉन्ड O है। ठीक है, अगर नंबरिंग की बात करेंगे, नंबरिंग कहाँ स्टार्ट हो रहा है, कौन सा कार्बन है? देखिए, साइटोसिन है हमारा पायरिमिडीन। पायरिमिडीन में नंबरिंग होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और वो स्टार्ट होता है यहाँ से 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th। तो ये सेकंड कार्बन है। सेकंड कार्बन पर कीटोन ग्रुप है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन जो है यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ चला गया और ये बॉन्ड यहाँ आ गया। तो ये लैक्टम फॉर्म ऑफ साइटोसिन, ये लैक्टम फॉर्म ऑफ यूरेसिल। आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक मेनली जो DNA और RNA में बेसिस पाई जाती है वो 5 बेसिस पढ़ा हमने। अब कुछ अदर दूसरे इंपॉर्टेंट बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस हैं, वो भी हमें पढ़ना है। वो है हाइपोजैंथिन, जैंथिन और यूरिक एसिड। हाइपोजैंथिन का दूसरा नाम है 6-ऑक्सीप्यूरिन, जैंथिन का नाम है 2,6-डाईऑक्सीप्यूरिन और यूरिक एसिड का है 2,6,8-ट्राईऑक्सीप्यूरिन। इसमें कुछ करना नहीं है आपको, सिंपल है स्ट्रक्चर जानने के लिए। आप बस एक नॉर्मल प्यूरिन का स्ट्रक्चर बना दीजिए। ठीक, नाइट्रोजन यहाँ पे, नाइट्रोजन यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, और उसमें आपको नाम के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन प्लेस करना है। जैसे कि अगर मैं हाइपोजैंथिन की बात करूँ तो 6 पोजीशन पे ऑक्सीजन ग्रुप है। ठीक, तो इसमें नंबरिंग कहाँ से होता है? इसमें नंबरिंग प्यूरिन है तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज होता है 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे ऑक्सीजन आ गया तो ये 6-ऑक्सीप्यूरिन है। ठीक है, नेक्स्ट है जैंथिन।
जैंथीन में 2,6 डाईऑक्सीप्यूरिन है, ठीक। तो 2,6 डाईऑक्सीप्यूरिन ये जैंथीन हो गया। यूरिक एसिड की बात करें तो 2, 6 और 8 पोजीशन पे ऑक्सीजन है, ये यूरिक एसिड हो गया। 2,6,8 ट्राईऑक्सीप्यूरिन, ठीक है। These are present in free state in the cell. The former two are the intermediates in purine synthesis. ये तीनों जो कंपाउंड है हमारे सेल के अंदर फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, और जो पहले दो हैं हाइपोजैंथीन और जैंथीन, ये प्यूरिन सिंथेसिस के वक्त इंटरमीडिएट्स हैं। और जो यूरिक एसिड है वो प्यूरिन के डिग्रेडेशन का एंड प्रोडक्ट है, ठीक। यानी कि जब आप प्यूरिन फॉर्म कर रहे होंगे, कोई पाथवे से फॉर्म कर रहे हैं प्यूरिन, तो उस समय हमारा हाइपोजैंथीन और जैंथीन एक बीच का रास्ता है या फिर बीच का एक इंटरमीडिएट है। और यूरिक एसिड क्या है, जब प्यूरिन को आप डिग्रेड कर रहे हैं, प्यूरिन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उस समय जो हमारा कंपाउंड फॉर्म होता है, एंड प्रोडक्ट फॉर्म होता है, वो यूरिक एसिड है। यानी कि 2,6,8 ट्राईऑक्सीप्यूरिन, जैंथीन क्या है 2,6 डाईऑक्सीप्यूरिन, हाइपोजैंथीन है 6 ऑक्सीप्यूरिन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको देखना है हाइपोजैंथीन, जैंथीन और यूरिक एसिड का बनाने आना चाहिए आपको। प्यूरिन बेसिस ऑफ प्लांट्स, हमारे प्लांट्स के अंदर भी कुछ प्यूरिन बेसिस पाए जाते हैं, जैसे कि कैफीन भी एक प्यूरिन डेरिवेटिव है, वो कॉफ़ी में पाया जाता है। थियोफाइलिन ये टी में पाया जाता है। थियोब्रोमीन ये कोकोआ में पाया जाता है। अब हम पेंटोस शुगर की बात करने जा रहे हैं। जो हमारा डीएनए या फिर आरएनए में पेंटोस शुगर पाया जाता है, या तो वो राइबोस होता है आरएनए में, वो या तो डीऑक्सीराइबोस होता है डीएनए में। स्ट्रक्चर देखते हैं राइबोस का स्ट्रक्चर 5 कार्बन का ये चेन है। स्ट्रेट चेन की बात करें 5 कार्बन का, पहले कार्बन जो CHO ग्रुप है, लास्ट कार्बन CH2OH ग्रुप है, और बाकी जितने भी कार्बन बचे उस पर HOH ग्रुप लगा हुआ है। H हमारा लेफ्ट साइड है, OH हमारा राइट साइड है, ठीक है। इसी का रिंग स्ट्रक्चर देखेंगे आप तो कुछ इस तरीके से है। वो 5 कार्बन का फ्यूरेनोस रिंग फॉर्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर OH यहाँ पर HOH ऊपर भी नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर CH2OH ऊपर रहेगा और H नीचे रहेगा, इस तरीके से है। ये था राइबोस। डीऑक्सीराइबोस में क्या होगा, बस सेकंड कार्बन पर ऑक्सीजन हट जाएगा। देखिए सेकंड कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं है, उसी तरह यहाँ पर भी सेकंड कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं है। ये था डीऑक्सीराइबोस शुगर का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखिए ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप कैसा होता है। जो हम फॉस्फेट ग्रुप की बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड में, वो कुछ इस तरीके से होता है। P फॉस्फोरस डबल बॉन्ड हो और 3 OH के ग्रुप लगे होते हैं। बहुत बार ये H दिखते नहीं है, H हट जाते हैं, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज आता है ऑक्सीजन के ऊपर, और ये निगेटिव चार्ज जो है ऑक्सीजन के ऊपर, यही हमें डीएनए को निगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है। नाइट्रोजनस बेस, तो नाइट्रोजनस बेस होता है वो पेंटोस शुगर से जुड़ा होता है। अब बात आती है किस बॉन्ड से जुड़ा होता है, किस कार्बन नंबर से या किस नाइट्रोजन नंबर से जुड़ा होता है। नाइट्रोजनस बेस फॉर्म बॉन्ड विद द फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड। अब देखिए जैसे कि एक स्ट्रक्चर है हमारा एक न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये हमारा पेंटोस शुगर है, और ये हमारा नाइट्रोजनस बेस है। नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस शुगर हो जाता है न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड पूरा न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप बनता है न्यूक्लियोटाइड। जैसे कि यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस जो लगा हुआ है वो एडेनिन ग्रुप का है। एडेनिन जो है पेंटोस शुगर के फर्स्ट प्राइम कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक। अब बात आती है कि एडेनिन अगर जुड़ा हुआ है तो वो अपने 9th नंबर पोजीशन से जुड़ा हुआ है, 9th नाइट्रोजन से। लेकिन अगर ये पायरिमिडीन होता, प्यूरिन है तो 9 नंबर से जुड़ा हुआ है। अगर ये पायरिमिडीन होता जैसे कि साइटोसिन या फिर यूरेसिल या थायमिन होता, तो वो अपने फर्स्ट, ये जो सिर्फ ये रिंग होता उस वक्त, तो ये वाला नाइट्रोजन जो है ना, इस पे नंबरिंग 1 होता, तो ये फर्स्ट नाइट्रोजन से जुड़ता है यहाँ पर। देखिए इन केस ऑफ पायरिमिडीन, नाइट्रोजन ऑफ फर्स्ट प्लेस फॉर्म्स बॉन्ड विद द शुगर, ठीक है। पायरिमिडीन के केस में हमारा नाइट्रोजन ऑफ फर्स्ट प्लेस जो है वो फॉर्म करता है बॉन्ड, लेकिन प्यूरिन्स के केस में जैसे कि एडेनिन के केस में हमने देखा नाइट्रोजन ऑफ द 9th प्लेस फॉर्म्स बॉन्ड विद द शुगर, ठीक है। फॉस्फेट फॉर्म्स ईस्टर बॉन्ड विद द 5th कार्बन ऑफ शुगर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियोटाइड। अब देखिए जो हमारा फॉस्फेट और शुगर के बीच में बॉन्ड है वो ईस्टर बॉन्ड है। कौन सा है? ईस्टर बॉन्ड। लेकिन जो हमारा शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में बॉन्ड है वो एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, नाइट्रोजन के बीच में है, नाइट्रोजन भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, इसी वजह से ये एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हो गया, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आप ध्यान रखिएगा।
इसमें एक बात और है कि जो हमारा पेंटोज शुगर है उसका नंबरिंग जब करते हैं तो नंबरिंग में प्राइम लगा देते हैं, जैसे 1 डैश 2 डैश है ना, ये इसको 1 प्राइम 2 प्राइम कहते हैं, 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम। लेकिन नाइट्रोजनस बेस पे सिंपल 1 2 3 4 करते हैं। ऐसे नंबरिंग का डिस्टिंग्विशन क्यों है, क्योंकि दोनों में नंबरिंग करना है तो कन्फ्यूजन ना हो जाए, इस वजह से अलग अलग तरीके से नंबरिंग करते हैं। वही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है, द कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर आर रिप्रेजेंटेड विद एन एसोसिएटेड प्राइम for differentiation with the numbering of nitrogenous base. Thus, the pentose carbon are from 1 prime to 5 prime. अब हम बात करने जा रहे हैं प्रिंसिपल बेसिस न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स की। जैसे कि अगर हम आरएनए की बात करें, जैसे कि मान लीजिए आरएनए का पूरा टेबल है और ये नीचे वाला डीएनए का है। आरएनए की बात करें, यहाँ पर राइबोज शुगर होता है ना, तो अगर बेस है मान लीजिए एडेनिन, और एडेनिन के साथ हमारा राइबोज शुगर जुड़ गया तो फॉर्म करेगा न्यूक्लियोसाइड, यानी कि राइबो न्यूक्लियोसाइड, और उसका नाम पड़ जाएगा एडिनोसिन। ठीक, अब एडिनोसिन के साथ फॉस्फेट जब जुड़ जाएगा तो एक फॉस्फेट जुड़ रहा है तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बोलेंगे उसको, या फिर एडिनाइलेट। ठीक है, और इसी को रिप्रेजेंट करते हैं AMP से। ठीक, उसी तरह गुआनिन के लिए गुआनोसिन और गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, या फिर दूसरा नाम है गुआनाइलेट, जिसको एब्रीवेट करते हैं GMP से। GMP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये क्या है, हमारा एक न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोसाइड है, ये हमारा सिर्फ नाइट्रोजनस बेस है। साइटोसिन के केस में जो हमारा न्यूक्लियोसाइड होगा वो साइटिडीन, इसका न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा साइटिडीन मोनोफॉस्फेट या फिर साइटिडाइलेट, जिसको हम लोग CMP से रिप्रेजेंट करते हैं। यूरेसिल के केस में यूरिडीन हमारा न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा और हमारा न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा यूरिडीन मोनोफॉस्फेट या फिर यूरिडाइलेट, इसका एब्रीवेशन हो जाएगा UMP। अगर वही हम DNA की केस में बात करें तो यहाँ पर जो शुगर होता है वो डीऑक्सीराइबोस होता है, डीऑक्सीराइबोस। तो अगर एडेनिन बेस है तो देखो सब कुछ सेम रहेगा, बस हर जगह डीऑक्सी लग जाएगा। डीऑक्सी एडिनोसिन हमारा इसका न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट या फिर डीऑक्सी एडिनाइलेट, या फिर एब्रीवेशन में आगे बस D लग जाएगा DMP। सब कुछ सेम रहेगा हमारा RNA की तरह, बस यहाँ पर हर जगह डीऑक्सी लग जाएगा और यहाँ पर DD लग जाएगा एब्रीवेशन में। ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स, they perform a wide variety of functions in the living cell. Beside being the building block or monomeric unit in the nucleic acid, that is DNA and RNA, these include their role as a structural component of some coenzymes of B complex vitamins. Example FAD and NAD+. देखिए न्यूक्लियोटाइड्स तो हमारा RNA DNA का स्ट्रक्चरल यूनिट तो है ही है, मोनोमर तो है ही है, साथ ही साथ ये कुछ B कॉम्प्लेक्स वाइटमिन्स का कोएंजाइम की तरह भी काम करता है, जैसे कि FAD और NAD+ जो है ये भी हमारे न्यूक्लियोटाइड से ही बने हुए हैं। ठीक है, और ये B कॉम्प्लेक्स वाइटमिन्स के कोएंजाइम हैं, उनके कंपोनेंट्स हैं। और जो ATP होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो हमें जिससे हमें एनर्जी मिलता है, ये भी हमारा एक न्यूक्लियोटाइड से ही बना हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप ATP का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये एक राइबोज शुगर है और यहाँ पर ये एडेनिन ग्रुप लगा हुआ है, एडेनिन और 3 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं 5th कार्बन ऑफ राइबोज शुगर से। तो ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट 3 फॉस्फेट हैं, ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का स्ट्रक्चर है, आपको याद रखना है। ये न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट possesses only one phosphate moiety, AMP or TMP. The addition of second or third phosphate to the nucleoside results in the formation of ADP or ATP. Okay. अब जैसा कि मैंने बताया था, द एनायनिक प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड आर ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज कंट्रीब्यूटेड बाय द फॉस्फेट ग्रुप। और फॉस्फेट ग्रुप में मैंने बताया था 3 OH ग्रुप लगे होते हैं। अब OH ग्रुप वो आयनिक फॉर्म में होते हैं, H+ हट जाता है वहाँ से, तो O नेगेटिव रहता है वहाँ पर। वही हमारा DNA या फिर RNA को नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं प्यूरिन, पायरिमिडीन एंड न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स की, यानी कि इनसे मिलते जुलते स्ट्रक्चर से क्या क्या है जो कि हमारा डेली लाइफ में हमें देखने को मिलता है, जिनका स्टडी से हमें काम आएगा। इट इज़ पॉसिबल टू अल्टर हेट्रोसाइक्लिक रिंग और शुगर मोइटी एंड प्रोड्यूस सिंथेटिक एनालॉग्स ऑफ प्यूरिन्स, पायरिमिडीन्स, न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स. सम ऑफ द सिंथेटिक एनालॉग्स आर हाईली यूजफुल इन क्लिनिकल मेडिसिन. फॉर एग्जाम्पल, पहला है एलोप्यूरिनॉल. एलोप्यूरिनॉल का स्ट्रक्चर देखिए, ये हमारा एक नॉर्मल सपोज करिए एडेनिन था, बस एडेनिन में पहले जो हमारा NH2 ग्रुप था ना, उसको हटा के OH लगा दिए, ये सिंगल बॉन्ड OH है ना यहाँ पे,
तो एडेनिन ग्रुप में अगर आप जो NH2 ग्रुप लगा है उसको हटा के OH लगा देंगे तो एलोप्यूरिनॉल बन जाएगा। एलोप्यूरिनॉल OL लगा है यानी कि अल्कोहल है, OH लगा हुआ है। इसका काम क्या है? इट इज़ यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरयूरिसीमिया एंड गाउट। ये पहला था एलोप्यूरिनॉल। नेक्स्ट की बात करते हैं 5 फ्लोरोयूरेसिल, 6 मरकैप्टोप्यूरिन, 8 अज़ागुआनिन। ये तीनों जो हैं ये कैंसर की ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं। ये करते क्या हैं कि ये DNA के स्ट्रक्चर में जाके इनकॉर्पोरेट फिट हो जाते हैं और सेल के डिवीजन को, सेल के प्रोलिफरेशन को ब्लॉक कर देते हैं। दीज कंपाउंड्स आर एम्प्लॉयड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। दीज कंपाउंड्स गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू DNA एंड ब्लॉक सेल प्रोलिफरेशन। नाम याद रखिएगा, 5 फ्लोरोयूरेसिल, 6 मरकैप्टोप्यूरिन और 8 अज़ोगुआनिन। इसके स्ट्रक्चर्स देखते हैं हम लोग। ये इसका स्ट्रक्चर है 5 फ्लोरोयूरेसिल। आप एक यूरेसिल ग्रुप बना दीजिए, ठीक है, और बस उसके 5th पोजीशन पे फ्लोरीन लगा दीजिए, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। और 6 मरकैप्टोप्यूरिन की बात करें, आप पहले एक प्यूरिन रिंग बना दीजिए नॉर्मल सा, ठीक है, नॉर्मल से प्यूरिन रिंग बना दीजिए और कुछ नहीं, बस इसके 6 पोजीशन पे, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6 पोजीशन पे SH लगा दीजिए, ठीक। तो ये हमारा 6 मरकैप्टोप्यूरिन हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 अज़ागुआनिन। 8 अज़ागुआनिन कैसे होगा? देखिए, गुआनिन पहले बना लीजिए आप। गुआनिन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, NH2 सब लगा रहेगा, यहाँ पर कार्बन रहता है इस पोजीशन पे, 8 पोजीशन पे। बस उस कार्बन को हटा के आपको नाइट्रोजन लगाना है, आपका बन जाएगा 8 अज़ागुआनिन। ये तीनों का फंक्शन और स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है अज़ाथायोप्रीन। अज़ाथायोप्रीन जो है ये मेटाबॉलिज्म के वक्त 6 मरकैप्टोप्यूरिन में टूट जाता है, डिग्रेड हो जाता है, और ये काम आता है इम्यूनोलॉजिकल रिजेक्शन को ये सप्रेस करता है ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन। जैसे कि जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है तो उस समय बॉडी हमारी बॉडी उस ऑर्गन को जो ट्रांसप्लांट हुआ है उसे इग्नोर ना कर दे, उसे क्या बोलते हैं, फॉरेन बॉडी ना समझ के इम्यून रिएक्शन ना दे दे, तो इम्यून रिएक्शन को सप्रेस करने के लिए ये ड्रग यूज़ किया जाता है। इसका नाम है अज़ाथायोप्रीन। नेक्स्ट ड्रग है अराबिनोसाइल एडेनिन। इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिजीज, फॉर एग्जाम्पल वायरल इंसेफेलाइटिस। वायरल इंसेफेलाइटिस होता है हमारा इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन वायरस के इन्फेक्शन की वजह से। तो अराबिनोसाइल एडेनिन याद रखिएगा, अराबिनोसाइल एडेनिन। इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिजीज लाइक वायरल इंसेफेलाइटिस, ठीक है। अब हम DNA की बात करते हैं। DNA वॉज डिस्कवर्ड बाई फ्रेडरिक मीस्चर, ठीक है। in DNA, pentose sugar is deoxyribose and 4 types of nitrogenous base are ATGC, adenine, thymine, guanine, cytosine. विल्किंस और फ्रैंकलिन जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले DNA मॉलिक्यूल को स्टडी किया था विद द हेल्प ऑफ एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी। विद दिस स्टडी वॉटसन और क्रिक जो था, उन्होंने प्रपोज किया था डबल हेलिक्स मॉडल फॉर DNA। इस मॉडल के लिए वॉटसन, क्रिक और विल्किंस को नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया था 1962 में। इस मॉडल के अनुसार जो हमारा DNA है ये कंपोज है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, ठीक। बोथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि इसमें जो नाइट्रोजनस बेस है, मतलब कि DNA हमारा 2 चेन का बना हुआ है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना हुआ है। एक चेन जो है वो दूसरे चेन के कॉम्प्लीमेंट्री होगा। वो कैसे होगा मैं आगे अब समझाऊंगा आपको, ठीक है। In the 2 strands of DNA, direction of phosphodiester bond is opposite. That is, if direction of phosphodiester bond in one strand is 3' to 5', then it is 5' to 3' in another strand. Both strands of DNA are held together by hydrogen bonds. These hydrogen bonds are present between nitrogenous base of both strands. मैं आपको स्ट्रक्चर के थ्रू दिखाता हूँ आपको। जैसे कि ये एक DNA का स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल मॉडल है ये, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है। दोनों स्ट्रैंड जो हैं ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बने हुए हैं और यहाँ पर शुगर फॉस्फेट का अल्टरनेट एक तरीके से बने हुए हैं, और शुगर जो है वो नाइट्रोजनस बेस से जुड़ा हुआ है, ठीक। अब होता क्या है कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के नाइट्रोजनस बेस दूसरे चेन की नाइट्रोजनस बेस से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हमेशा प्यूरिन जो है पायरिमिडीन के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। जैसे कि गुआनिन ये एक प्यूरिन होता है और साइटोसिन एक पायरिमिडीन है। आप कहीं पर भी देख लीजिए, थाइमीन ये हमारा पायरिमिडीन है और एडेनिन हमारा प्यूरिन है। तो यानी कि ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। प्यूरिन हमेशा पायरिमिडीन के अपोजिट ही आएगा,
ठीक है, ये इसमें बताने की मतलब। और दूसरा चीज़ क्या कि ये जो स्ट्रैंड्स होते हैं आपस में एंटी पैरेलल होते हैं। देखिए पहला स्ट्रैंड जो है वो गया हुआ 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो दूसरा स्ट्रैंड हो जाएगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये चीज़ बताना चाह रहा है कि हमारा डीएनए जो होता है स्ट्रैंड्स आपस में एंटी पैरेलल होते हैं। यह हमारा एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं हमारा एक स्ट्रैंड का, जैसे कि ये एक हमारा राइबोस शुगर है या डीऑक्सी राइबोस शुगर है, तो इसके नंबरिंग करेंगे अगर 1 2 3 4 5, ठीक। 5th कार्बन से हमारा फॉस्फेट ग्रुप ऊपर जुड़ा हुआ है 5 प्राइम पोजीशन पे। ये फॉस्फेट ग्रुप का अटैचमेंट आप ध्यान से देख लीजिए कैसे होता है कि ऑक्सीजन फिर फॉस्फोरस फिर इसके डबल बॉन्ड हो, फिर कितने ऑक्सीजन लगे होते हैं ध्यान दीजिएगा। और उसके 3 प्राइम पोजीशन पे एक और फॉस्फोरस फॉस्फेट बॉन्ड जुड़ा होता है, ठीक। तो यानी कि यहाँ पर एक देखिए, ये देखिए यहाँ पर एक फॉस्फेट बॉन्ड ईस्टर बॉन्ड ये रहा, एक ईस्टर बॉन्ड ये रहा। इसका मतलब 2 न्यूक्लियोटाइड जो है आपस में फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं, फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। और इसके पहले कार्बन पर यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। ये हमारा एक स्ट्रक्चर है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। डीएनए इज ऑफन रिप्रेजेंटेड इन शॉर्ट हैंड फॉर्म। अब डीएनए का स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स होता है तो हर बार इसे बनाना मुश्किल होता है, इसी वजह से इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक छोटा ट्रिक निकाला गया जिसका नाम है शॉर्ट हैंड फॉर्म। इसमें क्या होता है, कुछ इस तरह होता है। देखिए इसमें जो हमारा स्ट्रेट लाइन जो गया हुआ है, स्ट्रेट लाइन्स, ये हमारा पेंटोज शुगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसका ये जो वाला एंड जो है ये 1st प्राइम पोजीशन को, ये 3rd प्राइम पोजीशन को, ये 5th प्राइम पोजीशन को। ये एक शुगर है, ये एक शुगर है, ये एक शुगर है। 1st प्राइम पोजीशन जो है नाइट्रोजनस बेस जैसे कि एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब पहला शुगर जो है दूसरे शुगर से कैसे जुड़ा हुआ है, देखिए पहले शुगर का जो 3rd प्राइम है, 3rd प्राइम से हमारा फॉस्फेट ग्रुप निकला हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फेट बॉन्ड। ये पहला ईस्टर बॉन्ड है, ये दूसरा ईस्टर बॉन्ड। दूसरे शुगर के 5 प्राइम पोजीशन जुड़ा हुआ है ये, तो 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड हो गया ये भी, ठीक है। ये शॉर्ट हैंड फॉर्म हो गया। तो डीएनए इज ऑफन रिप्रेजेंटेड इन अ शॉर्ट हैंड फॉर्म। द हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट द कार्बन चेन ऑफ शुगर विद बेस अटैच्ड टू C1 position. Near the middle of the horizontal line is C3. Phosphate linkage, while at the other end of the line is C5. Phosphate linkage. क्या लिखा हुआ है, ठीक है। बस यही बताना चाह रहा है, इस स्ट्रक्चर को समझाने की बात कर रहा है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान देना है कि कैसे आप इस पार्ट को इसे रिलेट करेंगे कि इसका जो 3rd वाला पोजीशन है वो ये रहा, 3rd वाला पोजीशन फॉस्फेट बॉन्ड बना रहा है, वो ये फॉस्फेट बॉन्ड रहा, ठीक। इसका 5th कार्बन जो है वो ये रहा, वो भी फॉस्फेट बॉन्ड बना रहा है, वो ये रहा। इस तरीके से ये शॉर्ट हैंड फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। एडेनिन जो है हमेशा थाइमिन के साथ बॉन्ड करेगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, और गुआनिन जो है साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बॉन्ड कर देगा। एडेनिन बाइंड्स टू थाइमिन बाई 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड साइटोसिन बाइंड्स टू गुआनिन बाई 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब एक नेक्स्ट रूल है चारगाफ्स इक्विवेलेंसी रूल। इनके अकॉर्डिंग ये है कि हमारे किसी भी डीएनए में जो हमारा प्यूरिन का अमाउंट है वो पायरिमिडीन के अमाउंट के बराबर होगा। इन ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए अमाउंट ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड्स। प्यूरिन इज इक्वल टू पायरिमिडीन, तो प्यूरिन होता है एडेनिन और गुआनिन। एडेनिन प्लस गुआनिन इज इक्वल टू थाइमिन प्लस साइटोसिन। अब इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए डिवीजन फॉर्म में ले आए हैं, तो A प्लस G बाई T प्लस C इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये था चारगाफ्स इक्विवेलेंसी रूल। अब बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है देखिए, 2 strands of DNA are helically coiled like a revolving ladder, right-handed double helix, ठीक है। राइट हैंडेड रोटेशन होता है। मैं आपको एक सिंपल तरीके से पहले बता देता हूँ कैसे हो रहा है। ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है। अब इस डीएनए के स्ट्रक्चर को आप एक सीढ़ी की तरह इमेजिन करिए, जो बांस की सीढ़ी होती है जिससे हम चढ़ते हैं, उसकी तरह इमेजिन करिए, और उसको आप राइट हैंडेड रोटेशन में उसको घुमा दीजिए, ठीक है। ऐसे करके उसको घुमाते जाइए तो हमारे डीएनए का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब उसमें जो रेलिंग होता है उस सीढ़ी का, वो हमारा फॉस्फेट और शुगर का बॉन्ड शो कर रहा है, फॉस्फेट शुगर पूरा मोइटी शो कर रहा है, ठीक। और जिस पे आप पैर रखते हैं वो हमारा नाइट्रोजनस बेस और उसके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर हर न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है 0.34 नैनोमीटर, या फिर इसको एंगस्ट्रॉम रिप्रेजेंट करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 3.4 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ठीक। और एक टर्न में, यानी कि एक पूरे टर्न में एक पूरे घुमाव में जब 360 डिग्री कंप्लीट हो रहा है, तब उस घुमाव के अंदर ऐसे 10 न्यूक्लियोटाइड आ जाएंगे, ठीक है। और एक घुमाव, एक पिच होता है वो होता है 3.4 नैनोमीटर का,
और डीएनए का चौड़ाई होता है 2 नैनोमीटर, ठीक है, ये चीज़ है। और यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं स्ट्रक्चर में 2 ग्रूव्स हैं, 2 गड्ढे हैं, माइनर ग्रूव और मेजर ग्रूव, ठीक। इसी ग्रूव में, इसी गड्ढे में हमारा प्रोटीन आके स्टक होता है या फिट होता है, ठीक है। तो कन्फिगरेशन देखते हैं वापस। 2 strands of DNA आर हेलिकली कॉइल्ड लाइक अ रिवॉल्विंग लैडर, राइट हैंडेड डबल हेलिक्स। Railings of this ladder that is backbone are composed of phosphate and sugar, while steps that is pairs are composed of pairs of nitrogenous base. Distance between 2 successive steps is 3.4 एंगस्ट्रॉम, ओके 3.4 है ना, ये 3.4 एंगस्ट्रॉम या फिर 0.34 एंगस्ट्रॉम बोलेंगे। In one complete turn of DNA molecule, there are 10 steps, that is 10 pairs of nitrogenous base. So the length of one complete turn is 34 एंगस्ट्रॉम। ये पूरे कंप्लीट टर्न का जो लेंथ हो जाएगा 34 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 3.4 नैनोमीटर हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द पिच ऑफ द हेलिक्स, ठीक। एक कंप्लीट टर्न होने पर कितना लंबाई वो तय कर रहा है डीएनए, उसको बोलेंगे पिच। इसका वैल्यू होता है 3.4 नैनोमीटर या फिर 34 एंगस्ट्रॉम। डायमीटर ऑफ डीएनए इज, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन फॉस्फेट ऑफ 2 स्ट्रैंड इज 20 एंगस्ट्रॉम। एट ईच स्टेप ऑफ एसेंट स्ट्रैंड टर्न्स 36 डिग्री। एक देखिए बात यह है कि 360 डिग्री में जब घुमा रहे हैं डीएनए को, तो हमारा 10 न्यूक्लियोटाइड वो कवर कर ले रहा है, यानी कि 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो डिग्री टर्न होगा वो 36 डिग्री का होगा। अब डीएनए जो है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट हमारा 800 डाल्टन से ऊपर होता है, इस वजह से ये एक मैक्रोमॉलिक्यूल है, ठीक है। इन न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोट्स द डीएनए इज एसोसिएटेड विद हाइस्टोन प्रोटीन्स टू फॉर्म न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है। अब यूकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए है वो हमारा हाइस्टोन प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होता है, इसी वजह से उसको न्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं। बॉन्ड बिटवीन डीएनए एंड हाइस्टोन इज शॉर्ट लिंकेज, दैट इज Mg2+। डीएनए इन यूकैरियोट्स इज लीनियर, व्हाइल इन प्रोकैरियोट्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इट इज सर्कुलर। एक बैक्टीरियोफेज है, एक तरह का वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, 5x174, जिसके अंदर जो डीएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है और सर्कुलर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो हमारा डीएनए है उसके 2 स्ट्रैंड है। उस दोनों स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड होता है जिसके अंदर मेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इनकोड रहता है। उसी इन्फॉर्मेशन की, उसी सीक्वेंस या इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हमारा प्रोटीन फॉर्म होता है। द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रेसाइड्स ऑन वन ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स नोन एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। उस स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं या फिर सेंस स्ट्रैंड। उसके अपोजिट जो स्ट्रैंड होगा उसको एंटी सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। द डबल हेलिक्स हैज़ वाइड, दैट इज मेजर ग्रुप्स, एंड नैरो, दैट इज माइनर ग्रुप्स along the phosphodiester backbone. Protein interact with DNA at these groups without disturbing the base pair and double helix. अब हम लोग बात करने जा रहे हैं आरएनए की। आरएनए जो है, इसका स्ट्रक्चर हमारा डीएनए के बिल्कुल सिमिलर होता है, बस 5 डिफरेंस है जो हमें पढ़ना है डीएनए और आरएनए में, ठीक। पहला डिफरेंस ये है कि जो हमारा डीएनए होता है उसके अंदर शुगर होता है डीऑक्सीराइबोस, लेकिन आरएनए के अंदर जो शुगर होता है वो राइबोस शुगर होता है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये है कि थाइमीन जो नाइट्रोजनस बेस है वो होता है हमारा डीएनए में, लेकिन आरएनए में थाइमीन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है, दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरे डिफरेंस की बात करते हैं कि डीएनए हमारा 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है, लेकिन आरएनए एक सिंगल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना हुआ है। 3 डिफरेंस हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा डिफरेंस है हमारा चारगाफ रूल नॉट ओबेड। जो डीएनए है वो चारगाफ रूल को ओबे करता है क्योंकि वो डबल स्टैंडर्ड है। आरएनए जो कि सिंगल स्टैंडर्ड है उसके अंदर चारगाफ रूल ओबे नहीं हो पाता। ड्यू टू द सिंगल स्टैंडर्ड नेचर देयर इज नो स्पेसिफिक रिलेशन बिटवीन प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन इन आरएनए। पांचवा है, देखिए, सब्सेबिलिटी टू अल्किली हाइड्रोलिसिस। अब जो हमारा डीएनए है उसके अंदर सेकंड पोजीशन पर ऑक्सीजन नहीं होता, सेकंड कार्बन पर, उसके शुगर के सेकंड कार्बन पर ऑक्सीजन गायब होता है, लेकिन वही आरएनए के राइबो शुगर में सेकंड कार्बन पर ऑक्सीजन होता है। इस वजह से उस ऑक्सीजन की वजह से आरएनए को खतरा होता है हाइड्रोलिसिस का, अल्किली हाइड्रोलिसिस का, लेकिन डीएनए मोर स्टेबल होता है। अल्किली कैन हाइड्रोलाइज आरएनए। दिस इज पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट सेकंड पोजीशन। डीएनए कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू अल्किली हाइड्रोलिसिस ड्यू टू लैक ऑफ दिस ग्रुप। ये था हमारा 5 डिफरेंस डीएनए और आरएनए में। अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए पे। टाइप्स ऑफ आरएनए की बात करते हैं। मेनली 3 टाइप्स के आरएनए हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। एमआरएनए को मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं, टीआरएनए को ट्रांसफर आरएनए और आरएनए को राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। सबसे ज़्यादा अमाउंट हमारा राइबोसोमल आरएनए का है, वो होता है 50 to 80%, ठीक है। ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए की बात करें, इसका परसेंट होता है 10 to 20%। एमआरएनए की बात करें वो होता है 5 to 10%, ठीक है।
अब जो हमारा राइबोसोमल आरएनए है, आरआरएनए है, ये हमारा एक तरीके से राइबोसोम का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होता है, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर राइबोसोम्स, और साथ ही साथ ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। ठीक है, अगर हम एमआरएनए की बात करें तो जो ये होता है हमारा, ये क्या करता है एमआरएनए, देखिए मेनली प्रोड्यूस होता है हमारा न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए से प्रोड्यूस होता है और ये फिर ये शिफ्ट हो किया जाता है हमारा साइटोप्लाज्म में। अब इसी एमआरएनए के ऊपर जो सीक्वेंस होता है नाइट्रोजनस बेस का, उसी के बेसिस पर हमारा प्रोटीन फॉर्म होता है। ट्रांसफर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जीन्स टू राइबोसोम्स टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स, ये एमआरएनए का काम हो गया। टीआरएनए की बात करते हैं, ट्रांसफर आरएनए। ये क्या करता है कि ये ट्रांसफर आरएनए ये रिकॉग्नाइज करता है सीक्वेंस, जो सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस यानी कोडॉन को आइडेंटिफाई करता है जो कि एमआरएनए पर है, और फिर उसके अकॉर्डिंग वो अमीनो एसिड को पकड़ के एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में अरेंज करता है और प्रोटीन फॉर्म करता है। ट्रांसफर एंड अरेंजेस अमीनो एसिड फॉर प्रोटीन बायोसिंथेसिस। ठीक है, अब बात करते हैं अदर आरएनए की। तो दूसरे आरएनए जो हैं वो जैसे कि एचएनआरएनए है, एसएनआरएनए है, एसएनओआरएनए, एससीआरएनए, टीएमआरएनए, इनको पढ़ना उतना ज़रूरी नहीं है, बस आप एचएनआरएनए देख लीजिए क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। ये क्या होता है कि ये एक तरीके से एमआरएनए का प्रीकर्सर है। मतलब क्या कि हमारा डीएनए से एमआरएनए बनता है, तो इन दोनों के बीच में एक और स्टेप होता है जो होता है एचएनआरएनए, यानी कि डीएनए से पहले एचएनआरएनए बनेगा, फिर एचएनआरएनए से हमारा एमआरएनए बनता है। ये एक प्रीकर्सर है एमआरएनए का और अदर आरएनए का। ठीक है, अब हम एमआरएनए की बात करते हैं। एमआरएनए इज सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियस एज हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, एचएनआरएनए। The eukaryotic mRNA is capped at the 5 terminal end by 5-methylguanosine triphosphate। याद रखना है ये कि जो हमारा mRNA होता है यूकैरियोट्स में, उसके ऊपर कैपिंग होता है, एक तरीके से प्रोटेक्शन होता है कंपाउंड्स का। ठीक है, वो 5 प्राइम पे भी होता है और 3 प्राइम पे भी होता है। जो 5 प्राइम है उसके ऊपर 7 mgt का होता है, यानी कि 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का कैपिंग होता है। It is believed that this cap helps to prevent the hydrolysis of mRNA by 5' exonucleases। एक्सोन्यूक्लियसेस एक ऐसे इंजाइम्स का फैमिली है जो कि हमारा डीएनए या फिर न्यूक्लिक एसिड को तोड़ता है या काटता है। काटने छटने का काम होता है एक्सोन्यूक्लियस का। अगर वो 5' पोजीशन पे वो काट रहा है तो 5' एक्सोन्यूक्लियस हो जाएगा, अगर 3' पे काट रहा है तो 3' एक्सोन्यूक्लियस हो जाएगा। अब जो कि ये 5' पे काट रहा था, इस वजह से उसको प्रोटेक्शन देगा कौन, 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि इसके 5' पोजीशन पे जुड़ा होता है। Further, the cap may also be involved in the recognition of mRNA for protein synthesis। एक तो हमारा ये कैप हमारा प्रोटेक्शन दे ही रहा था, साथ ही साथ ये हमारा रिकॉग्निशन में भी हेल्प करेगा ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट बात करते हैं 3' पोजीशन पे। 3' पोजीशन पे क्या होगा कि द 3' टर्मिनल एंड ऑफ mRNA contains a polymer of adenylate residues that it is 20 to 250 nucleotides which is known as poly A tail। अब 3' पोजीशन पे poly A tail होता है, यहाँ पर क्या बोलेंगे, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड के 220 से लेकर 250 न्यूक्लियोटाइड का चेन होता है, इसको पॉली ए टेल बोलते हैं। ये हमारा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। दिस टेल प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू एमआरएनए बिसाइड प्रिवेंटिंग इट अटैक फ्रॉम 3' एक्सोन्यूक्लियस। अब ये टेल हमारा 3' एक्सोन्यूक्लियस से बचा ही रहा है, साथ ही साथ ये स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। ये हमारा होता है एमआरएनए कंप्लीट। अब टीआरएनए की बात करते हैं। इसको हम लोग सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं या फिर अडैप्टर आरएनए भी कहते हैं, याद रखिएगा। टीआरएनए को सॉल्युबल आरएनए या फिर अडैप्टर आरएनए। कोई पूछेगा कि अडैप्टर आरएनए किसे कहते हैं, तो आंसर क्या होगा, टीआरएनए। टीआरएनए सॉल्युबल आरएनए मॉलिक्यूल कंटेन्स 71 to 80 न्यूक्लियोटाइड्स। अब देखिए मेनली 75। अब टीआरएनए वो भी उसके अंदर भी न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं 71 से 80, और अगर अप्रॉक्सीमेट बात करें तो 75 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक, इसका मॉलिक्यूलर वेट अप्रॉक्सीमेटली 25,000 होता है, और देयर आर एटलीस्ट 20 स्पीसीज ऑफ टीआरएनए। अब देखिए टीआरएनए का काम होता है अमीनो एसिड को अरेंज करना। अब अमीनो एसिड 20 तरीके के होते हैं, 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स मेनली होते हैं, तो उसी बेसिस पर जो हमारा टीआरएनए है वो भी 20 तरीके का होगा। देयर आर एटलीस्ट 20 स्पीसीज ऑफ टीआरएनए करस्पॉन्डिंग टू द 20 अमीनो एसिड प्रेजेंट इन प्रोटीन स्ट्रक्चर। जो टीआरएनए का स्ट्रक्चर होता है, एक पत्ती होता है जिसका नाम है क्लोवर लीफ, उसकी तरह वो रिजेंबल करता है। द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए रिजेंबल्स दैट ऑफ अ क्लोवर लीफ। अब टीआरएनए के मेजर 4 आर्म होते हैं, ओवरऑल तो 5 आर्म होते हैं, लेकिन मेजर जो 4 आर्म है, ठीक है। टीआरएनए कंटेन्स मेनली 4 आर्म्स, ईच आर्म विद द बेस पेयर सिस्टम। ठीक है, मैं आपको पहले स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ उसका। ये हमारा टीआरएनए का स्ट्रक्चर जो कि एक क्लोवर लीफ की तरह दिखता है। इसके 4 आर्म हैं। सबसे पहले पहला वाला जो ऊपर होता है एक्सेप्टर आर्म,
ये डी आर्म है, ये एंटीकोडॉन आर्म है, ये वेरिएबल आर्म है, ये टी साई सी आर्म है, इसको साई पढ़ते हैं टी साई सी आर। ये एक्सेप्टर आर्म है, ठीक, यहाँ पर वो एमिनो एसिड को जोड़ता है। ये एंटीकोडॉन आर्म है, यहाँ पर वो मैसेंजर आरएनए पे जो कोडॉन होता है उसको आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। और डी आरएनए और टी साई सी आरएनए और वेरिएबल आरएनए, इनके बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग एक्सेप्टर आर्म के बारे में। दिस आर्म इज कैप्ड विद द सीक्वेंस ऑफ CCA दैट इज 5' to 3'। द अमीनो एसिड इज अटैच टू द एक्सेप्टर आर्म। देखिए एक्सेप्टर आर्म का काम होता है अमीनो एसिड को अटैच करना, ये तो फंक्शन हो गया इसका। इसमें प्रॉपर्टी क्या है कि इसके ऊपर एक कैपिंग होता है जो कि CCA साइटोसिन और एडेनिन का सीक्वेंस होता है। अगर आप 5' to 3' जाएंगे तो मतलब कुछ इस तरह, ये देखिए यहाँ पर जो TRNA है इसका भी सीक्वेंसिंग लगा हुआ है, 5' इधर है, 3' इधर है। अगर आप 5' to 3' जा रहे हैं, 5' से 3' जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले C आ रहा है, फिर C आ रहा है, फिर A आ रहा है। तो ये सीक्वेंस हमारा कैपिंग होता है किसके ऊपर, एक्सेप्टर आर्म के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा अमीनो एसिड आके अटैच होता है। नेक्स्ट होता है हमारा एंटीकोडॉन आर्म, ठीक। दिस आर्म विद द 3 स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड बेसिस दैट इज एंटीकोडॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन ऑफ mRNA। द कोडॉन एंड एंटीकोडॉन और कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कोडॉन क्या है, कोडॉन हमारा एक स्पेसिफिक कोड है या फिर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, तीन न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है क्योंकि हमारा mRNA के ऊपर होता है, उसको ये आइडेंटिफाई करता है ये आर्म, ठीक है। ये ट्रिपलेट को आइडेंटिफाई करता है जो mRNA के ऊपर है और फिर अपने एंटीकोडॉन को वहाँ से जोड़ देता है। अब आते हैं डी आर्म पे। तो डी आर्म इट इज शो नेम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाईहाइड्रोक्सीयूरिडीन। बस इतना याद करना है इसमें एग्जाम के लिए कि डी आर्म का नाम पड़ा है डाईहाइड्रोक्सीयूरिडीन के बेसिस पर, इसके पास प्रेजेंट होता है, इसी वजह से इसका नाम पड़ गया डाईहाइड्रोक्सीयूरिडीन। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा टी साई सी आर्म, ये हमारा राइट साइड होता है। दिस आर्म कंटेन्स अ सीक्वेंस ऑफ सूडोयूरिडीन। इतना याद रखना है कि यहाँ पर सूडोयूरिडीन प्रेजेंट होता है, इस वजह से इसका नाम टी साई सी आर्म पड़ा है, ठीक है। इसमें जो त्रिशूल की तरह स्ट्रक्चर होता है ना, इसको साई पढ़ते हैं, टी साई सी आर्म। नेक्स्ट है वेरिएबल आर्म। वेरिएबल आर्म यहाँ पे छोटा सा आप देख सकते हैं। ये वेरिएबल नाम ही क्यों पड़ा, क्योंकि जितने भी टाइप्स के TRNA हैं ये अलग अलग टाइप्स के इसी के बेसिस पर है, इसमें वेरिएबिलिटी आती है, इसी वजह से TRNA अलग अलग टाइप्स के होते हैं। दिस आर्म इज द मोस्ट वेरिएबल इन TRNA। बेस्ड ऑन दिस वेरिएबिलिटी TRNA इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। अब 2 कैटेगरीज में TRNA को बांटा जा रहा है बेस्ड ऑन द वेरिएबल आर्म, क्लास 1 TRNA और क्लास 2 TRNA। क्लास 1 में 3 से 5 बेस के लेंथ होते हैं और क्लास 2 TRNA में 13 से 20 बेस पेयर लॉन्ग आर्म होता है। तो यहाँ पर हमारा TRNA कंप्लीट होता है और कुछ और पॉइंट भी है। अब बेस पेयर्स इन TRNA, द स्ट्रक्चर ऑफ TRNA इज मेंटेन्ड ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इन आर्म्स। द 4 आर्म्स विद देयर रिस्पेक्टिव बेस पेयर्स आर गिवन बिलो। अब देखिए ना, इसमें याद करना है, ये एक्सेप्टर आर्म में 7 बेस पेयर होता है, टी साई सी आर्म में 5, एंटीकोडॉन में 5, डी आर्म में 4, ऐसे याद रखिएगा। देखिए मैंने क्या बताया, एक्सेप्टर में 7 होता है, इसमें 7 है, टी साई सी में 5 है, एंटीकोडॉन में 5 है और डी आर्म में 4 है। तो ऐसे 4 7 5 5 47 55। याद देखिएगा इन दोनों में 55 है, 55 5 5। इसमें सबसे ज़्यादा होता है एक्सेप्टर आर्म में 7, ठीक, और यहाँ पर होता है 4, सबसे कम डी आर में 4 7 5 5, ऐसे याद रखिएगा। अब हमें लास्ट टाइप ऑफ RNA पढ़ना है, rRNA। The ribosomes are the factories of protein synthesis. The eukaryotic ribosomes are composed of 2 major nucleoprotein complexes, that is 60S subunit and 40S subunit. The 60S subunit contains 28S rRNA, 5S rRNA, 5.8S rRNA, ठीक है। अब देखिए जो हमारा यूकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम होता है उसके दो सब यूनिट्स होते हैं, एक 60S और 40S। जैसे कि अगर 80S राइबोसोम है उसके 2 पार्ट हो जाएंगे, 60S और 40S। अब 60S के अंदर भी तीन चीज़ें मिलकर बना होता है, 28S, 5.8S और 5S, ठीक है। और 40S सब यूनिट की बात करें, इसके अंदर बस एक ही पार्ट होता है, वो होता है 18S rRNA। The function of rRNA in ribosome is not clearly known. It is believed that they play a significant role in the binding of mRNA to ribosomes and protein synthesis. तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।